हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फूड चैप्टर से कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे पढ़ा था। आज प्रोटीन प्रोटीन के बारे पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन सबसे पहले प्रोटीन शब्द का खोज किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का खोज वर्जिलियस ने दिया था। प्रोटीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? वर्जिलियस ने दिया था। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक है। इनमें लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। 20 एमिनो अम्लों में से 10 एमिनो अम्ल को शरीर की कोशिकाएं स्वयं संश्लेषित कर लेती है। इन्हें अनावश्यक या फिर अतात्विक एमिनो अम्ल कहते हैं। शेष जितने 10 बच जाते हैं, 10 में से 10 एमिनो अम्लों को आवश्यक या फिर तात्विक एमिनो अम्ल कहा जाता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रोटीन के मुख्य स्रोत। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है? दाल, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि हैं। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा बीमारी होता है बच्चों में? खास करके बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोर और प्रोटीन व कैलोरी कमी से, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर को थोड़ा स्प्रेंटिंग यहाँ पे, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोर, जबकि प्रोटीन व कैलोरी की कमी से, केवल प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? क्वाशियोर बीमारी। और प्रोटीन और कैलोरी की कमी से कौन सा? तो मेरेस्मस रोग उत्पन्न होते हैं। खास करके बच्चों में पाया जाता है। इसमें पेट पतला हो जाता है और पेट बड़ा हो जाता है, माथा बड़ा, शरीर हेड बड़ा हो जाता है, हाथ और पैर पतला पतला हो जाता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत, एंजाइम, ऑक्सीजन के परिवहन तथा शरीर की सुरक्षा आदि का कार्य करती है। ये हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। अगला देखते हैं, कुछ आवश्यक प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ शारीरिक प्रोटीन और उसका कार्य क्या होता है। शारीरिक प्रोटीन और उसका कार्य क्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एंजाइम। एंजाइम का जैव उत्प्रेरक है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होते हैं। हार्मोन्स, ये एक प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन है, हार्मोन भी एक प्रोटीन है। इसका काम क्या होता है? शरीर की क्रियाओं का नियमन करते हैं। एक होता है परिवहन प्रोटीन, जैसे हेमोग्लोबिन हो गया, या फिर विभिन्न पदार्थों का परिवहन, हेमोग्लोबिन हो गया, ऑक्सीजन, इसे विभिन्न पदार्थों का क्या करता है? परिवहन कराता है। संरचनात्मक प्रोटीन का काम क्या होता है? कोशिका एवं ऊतक निर्माण करती है। रक्षात्मक प्रोटीन क्या करता है? संक्रमण से रक्षा करने में सहायक करता है। कोई भी बीमारी शरीर में कोई बीमारी होता है, उससे क्या करता है? ये संक्रमण करते बचाता है। संकुचन प्रोटीन का काम क्या होता है? यह पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए जैसे मायोसिन, एक्टिन आदि। ये हम लोगों ने जाना कुछ आवश्यक प्रोटीन और उसके कार्य के बारे में। अगला हम लोग जानेंगे खनिज लवण का। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा पढ़ लिए, प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। अब खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। खनिज लवण को मिनरल्स या फिर लवण का अर्थ होता है साल्ट, जो हम लोग खाने में उपयोग करते हैं। खनिज लवण क्या होता है जानते हैं। खनिज लवण जो होता है धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। क्या होता है खनिज लवण? धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। यह हमारे शरीर का लगभग 6.1% भाग बनते हैं। हमारे शरीर में कितना बनते हैं? 6.1% भाग बनते हैं। खाली जलावन के ऊतकों के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ है और एंजाइम तथा विटामिन के आवश्यक अंग है। खनिज लवण 2 प्रकार के होते हैं। खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ तत्व, इन तत्वों, एक होता है दीर्घ तत्व, दूसरा होता है अल्प तत्व। दीर्घ तत्व क्या होता है? इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यक। दीर्घ का मतलब क्या होता है? इन तत्वों को शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यक होती है। जैसे कैल्शियम का बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग को चाहिए। फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, गंधक, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सब ज्यादा मात्रा में चाहिए। और एक होता है अल्प तत्व का मतलब जिसका उपयोग हमारे शरीर में बहुत, या फिर उसका आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे आयोडीन हो गया, आयोडीन का मात्रा एकदम सुई के नोक के बराबर होता है हमारे शरीर में। लोह जिसको आयरन बोलते हैं, आयरन का भी मात्रा बहुत कम चाहिए हम लोग, ज्यादा नहीं। कोबाल्ट हो गया, क्लोरीन हो गया, सेलेनियम आदि, सब का मात्रा जो होता है हमारे शरीर के लिए, ये सब हमारे शरीर थोड़ी सा मात्रा, इसलिए इसको कहा जाता है अल्प तत्व कहा जाता है।
इसे खनिज लवण होगा। 1 मिनट, यहाँ खनिज लवण होगा, या खनिज लवण होगा, खनिज लवण। इस जगह में क्या होगा, खनिज लवण होगा। एक मिनट फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन शब्द कैसिमिर फंक, यानी कैसिमिर फंक, जिसको फंक का स्पेलिंग FUNK होता है, FUNK, फंक का स्पेलिंग में प्रतिपादित। विटामिन शब्द, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन क्या है, हमारे शरीर के लिए क्या उपयोगी है। अगला टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स क्या, विटामिन शब्द का प्रतिपादित किसने किया था, कैमिसर फंक ने किया था। फंक, फंक का स्पेलिंग यहाँ पे हिंदी से फंक भी बोला जाता है। प्रतिपादित विटामिन भोजन के जटिल कार्बनिक, विटामिन भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक है, इनकी सूक्ष्म मात्रा शरीर में उपापचय के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है विटामिन स्वयं ऊर्जा उत्पादित नहीं होती, किंतु ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ये स्वयं ऊर्जा उत्पादित नहीं करता, लेकिन हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रिया होते हैं उसको नियंत्रण करता है। कौन करता है, विटामिन। अगला है हमारा शरीर विटामिन डी एवं के का संश्लेषण कर सकता है। हमारे शरीर में केवल डी और के का संश्लेषण कर सकता है, जबकि जितना अन्य विटामिन है, जैसे हो गया विटामिन A, B, C, E, अन्य विटामिन बाह्य स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन विटामिन डी और के हमारे शरीर में खुद बनता है। अध्ययन के लिए विटामिन को 2 श्रेणी में, अर्थात वसा, वसा यहाँ होगा, वसा, वसा में वसा होगा, यहाँ पे होगा वसा या वसा, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील में विभाजित किया गया। यानी वसा विटामिन को कितने भागों में बांटा गया, 2 भाग में। एक जो होता है जो जल में घुलनशील होता है, और दूसरा जो वसा में घुलनशील होता है। आइए जानते हैं जल में घुलनशील और वसा घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। अगला है वसा में घुलनशील, यहाँ पे लिखा गया है वसा में घुलनशील। वसा, ये क्या है, वसा, वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन होते हैं, विटामिन A। विटामिन A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसका स्रोत क्या होता है, कैरोटीन रंगाओं से। जिगर, जिगर का मतलब जिसको कलेजी वगैरह बोला जाता है, वह आंतरिक संश्लेषण की कोशिका में संश्लेषण, जैसे हो गए दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल, इस से विटामिन A प्राप्त किया जा सकता है। गाजर भी होगा, इसका मुख्य स्रोत गाजर होता है। सबसे ज्यादा विटामिन A गाजर से पाया जाता है, इसको याद रखना, गाजर। इससे क्या प्रभाव, यदि विटामिन A हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो इससे क्या हो सकता है, दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, एपिथेलियमीय स्तरों की वृद्धि एवं विकास। इसकी कमी से क्या हो सकता है, कार्निया व त्वचा की कोशिका का सल्की भवन, रतौंधी, कुंठित वृद्धि, ये सब कमी, विटामिन A की कमी से ये सब बीमारी हो सकता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरल, कैल्सीफेरल। ये किससे किससे प्राप्त हो सकता है, मक्खन खाने से, जिगर, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, त्वचा एवं ईस्ट, या सूर्य के प्रकाश। सबसे सस्ता स्रोत बोल सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा स्रोत सनलाइट होता है, सूर्य का प्रकाश। इससे क्या प्रभाव हो सकता है, कैल्शियम और फास्फोरस का अपचय, हड्डियों एवं दांतों में वृद्धि। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकता है, सूखा रोग, और क्या हो सकता है, ऑस्टियोमेलेशिया, ये बीमारी हो सकता है। विटामिन ई, ये भी कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसको बोलते हैं टैकोफेरल। इसका स्रोत क्या क्या हो, तेल, गेहूं, अंडा, सोयाबीन, इस सब से क्या होता है, विटामिन ई हमें प्राप्त हो सकता है। इसका प्रभाव कोशिकाओं की सुरक्षा, जननिक जननिक एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। और इसकी कमी से कौन सा बीमारी से, जनन क्षमता की कमी हो सकता है, और जननांग तथा पेशियों की कमजोरी हो सकता है, विटामिन A की कमी से। अगला है विटामिन K, नेप्थेलोक्विनोन। इसका स्रोत क्या है, हरी पत्ती, अंडा, जिगर, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि की बैक्टीरिया, विटामिन K का स्रोत है। और इसके कमी से क्या होता है, चोट पर रक्त ना, ये सबसे इसका क्या विटामिन K की कमी से क्या होता है, यदि कहीं चोट लग जाएगा और खून में थक्का नहीं जम, विटामिन A की कमी से क्या होता है, रक्त में थक्का नहीं जमने लगता है।
अगला है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है थायमीन। ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, ये सब से होता है। और इसके कमी से बेरी बेरी, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं बीच वाला पार्ट, बेरी बेरी बीमारी, इसमें कौन सा बीमारी होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी बीमारी होता है। विटामिन बी तो क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ये कहाँ से प्राप्त होता है? पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, मांस, ये सब से प्राप्त होता है। और इसके कमी से कौन सा बीमारी होता है? केसिस, किलोसिस। एक होता है निकोटीन अम्ल। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ईस्ट, मांस, जिगर, मछली, अंडे, दूध, ये सब से प्राप्त होता है। इसके पेलेग्रा होता है, पेलेग्रा होता है। कौन सा बीमारी होता है? निकोटीन नाम से। विटामिन B6 इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। ये कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। ये दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली, सब से प्राप्त होता है। और इसके कारण से, इसके कमी से कौन सा बीमारी होता है? रक्तहीनता, मतलब रक्त की कमी हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा, त्वचा का रोग हो जाएगा, पेशियां ऐठन होगा, मांसपेशियों में ऐठन होगा। एक होता है पेंटोथेनिक अम्ल। इससे, ये किससे प्राप्त होता है? अंडे, जिगर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे चर्म रोग होता है। आगे पढ़ते हैं एच वाइटनिंग, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है विटामिन B12, इंपॉर्टेंट चाहिए विटामिन B12। इससे किससे किससे प्राप्त किया जा सकता है? विटामिन मांस, B12 मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध। और इसकी कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है? रक्तहीनता, रक्त की कमी, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको बोलते हैं। इस कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? ये नींबू, फल, टमाटर, सब्जी, आलू से ये सब प्राप्त किया जा सकता है। और इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी बीमारी होता है। अगला है जल। हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण के बारे में पढ़ लिया, विटामिन के बारे में पढ़ लिया। अब जल के बारे में पढ़। जल भी एक पोषक तत्व का भाग है। जल क्या है? एक कार्बनिक, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है और मानव शरीर का 60 से 75% भाग बनाता है। कौन सा भाग? यह कार्बनिक पदार्थ है, यह मानव शरीर का 60 से लेकर 75% भाग तक भाग बनाता है। यह पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण करता है। ये पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण करता है। यदि हमारे शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे शरीर से क्या निकलने लगता है? पसीना निकलता है। पसीना निकलने का कारण क्या होता है? कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर ज़्यादा है उसको बैलेंस करता है। तथा पाचन, पाचन में भी जल का बहुत बड़ा काम होता है। परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक है। इसके मुख्य स्रोत उपचायी जल, तरल भोजन एवं पीने का जल है। यह अपने आयनों को विघटित होकर रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। जल की कमी से क्या होता है? निर्जलीकरण, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का हिंदी नाम क्या है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। जल की कमी से डिहाइड्रेशन भी होता है। मोटा चारा, जिसको रफेज बोलते हैं, यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाला तंतुमय पदार्थ, जिसको बोलते हैं फाइब्रस मटेरियल, तंतुमय पदार्थ है। और यह हर एक कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले। यह शरीर की वृद्धि नहीं, यह शरीर की वृद्धि नहीं करती, यह शरीर की वृद्धि नहीं करता, क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर पाते। हम इसका पाचन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका उपयोग हमारे शरीर, हम जो खाना खाते हैं उसको पाचन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। यह कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में लिया जाता है। यदि किसी को कब्ज हो गया, गैस का बीमारी हो, तो उसे रफी मोटा चारा वाला आहार लेना चाहिए। इसका मुख्य स्रोत है सलाद। सलाद इसका मुख्य स्रोत है। अनाजों का बाह्य पर जो अनाजों का छिलका कहा जाता है, सब्जी एवं दलिया है, इसका मुख्य स्रोत है। एक होता है अब पढ़ते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है? संतुलित आहार। संतुलित आहार के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, मोटा चारा के बारे में पढ़ लिए। तो संतुलित आहार क्या होता है? कि वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है, जिसको बैलेंस डाइट भी कहते हैं। वैसा आहार जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, जल इत्यादि सभी चीज पाए जाते हैं, वो भी उसको क्या कहा जाता है? बैलेंस डाइट या फिर संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार निर्धारित होता है। संतुलित आहार के निर्धारण के लिए भोजन सामग्री में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का प्रतिशत मात्राएं इस टेबल को देखते हैं कि प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता है। मान लीजिए कोई 10 से 12 साल वर्ष का कोई बच्चा है, तो उसको कितना कैलोरी चाहिए प्रतिदिन? तो 2000 कैलोरी। यदि 12 से 14 वर्ष का बच्चा तो उसे 2200 कैलोरी चाहिए। 14 से 16 वर्ष का बच्चा तो 2600 कैलोरी चाहिए। 15 से 18 वर्ष का बच्चा तो 3000 कैलोरी। वयस्क आदमी, जो युवा आदमी होता है, उसके लिए 2500 से 4000 तक कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। और 66 से 75 वर्ष के व्यक्ति के लिए 2300 कैलोरी चाहिए प्रतिदिन।
तो थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह का वीडियो पाने के लिए। अगले क्लास में इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। धन्यवाद।